दोस्तों नमस्कार। क्या हनुमान बेनीवाल का सपना हो सकता है साकार? क्या राजस्थान में भाजपा या कांग्रेस के अलावा भी कोई पार्टी बना सकती है सरकार? क्या इस तरह का सपना देखना राजनीतिक रूप से आज के दौर में क्या सही लगता है? लेकिन जब सपना है तो है, और राजनीति में सपने देखना कोई गुनाह भी नहीं है। पूरा होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह सपना देख लिया है। 7 साल पुरानी अपनी पार्टी को लेकर हनुमान बेनीवाल अब निकले हैं 2018 में राजस्थान में सरकार बनाने के लिए। क्या राजस्थान में इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी? यह संकल्प लेकर हनुमान बेनीवाल बीकानेर से पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाकर आम लोगों और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करके आगे बढ़े हैं। यह तो वह बात है जो खुद हनुमान बेनीवाल ने सोची है, आरएलपी के लोगों ने सोची है, लेकिन यह वह सपना है जैसे पैदल चलता आदमी चांद पर पहुंच जाए और चांद तारे तोड़ने की बात करे। कुछ इस तरह की बात हनुमान बेनीवाल ने कर दी है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति, हर जगह कदम कदम पर बोली और भाषा, ये तमाम चीजें बदली हुई है। राजस्थान का राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें जो जातिगत गणित है, जिस तरह से जातियों की अदावत है, जिस तरह से जातियों का साथ है, उन तमाम चीजों को मिलाकर राजस्थान में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि राजस्थान का जब से गठन हुआ है तब से कांग्रेस और जनता दल और भाजपा, इसके अलावा कुछ हिस्सों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा बहुत लंबे समय तक तीसरे मोर्चे या तीसरी पार्टियों का कोई वजूद ज्यादा दिन तक टिक कर नहीं रह पाया। यह बात सही है कि आरएलपी पार्टी ने 7 साल में अपना कद बढ़ाया है, लेकिन कद के साथ जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा में नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर आपका आम लोगों में कद बढ़ाना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि राजनीति में उन्हीं दलों की पूछ होती है जिनके पास विधायक होते हैं, जिनके पास सांसद होते हैं, और आज हनुमान बेनीवाल के पास सिर्फ खुद सांसद होने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा और कांग्रेस के इतर अगर हनुमान बेनीवाल ये सोच रहे हैं कि इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी तो यह बहुत बड़ा सपना ही कहा जाएगा। दरअसल राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो यहां जो जातिगत फैक्टर काम करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यहां की जनता यह देखती है कि किस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किस पार्टी का नेता कौन है, किस पार्टी से किस जाति के व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। उसके बाद में समीकरण बनते हैं, उसके बाद में तत्कालीन परिस्थितियां काम करती हैं, और जब ये तमाम चीजें हो जाती है उसके बाद लोग वोट देने का मन बनाते हैं, और वोट देने का मन बनाते हैं उसके बाद तय होता है कि आखिरकार कौन सी पार्टी इस रेस में आगे निकल रही है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के पास में जाट वोट बैंक के अलावा दूसरा वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक राजस्थान से जुड़कर कौन सा आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की ताकत नागौर से शुरू होती है और मारवाड़ में, जोधपुर में, कुछ हिस्सों में बाड़मेर और कुछ जालोर में, कुछ अजमेर में, यहां आके उनकी ताकत सिमट जाती है। इधर चलते हैं तो सीकर थोड़ी सी ताकत है, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और गंगानगर में बहुत ज़्यादा ताकत हनुमान बेनीवाल के पास नहीं है। जयपुर ग्रामीण के कुछ क्षेत्रों में हनुमान बेनीवाल का थोड़ा सा असर नज़र आता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के पास में ताकत के नाम पर कुछ नहीं है। मेवाड़ में हनुमान बेनीवाल के पास कुछ नहीं है। हाड़ौती में हनुमान बेनीवाल के पास में कुछ नहीं है। यानी कि बड़े रीजन, या यूँ कह सकते हैं भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग का आधा हिस्सा, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अगर इन संभागों में ताकत खुद के पास नहीं है तो फिर आखिरकार हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा जो सपना देख रहे हैं वह सपना कैसे पूरा होगा। वे भाजपा और कांग्रेस को कोस सकते हैं, वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पनौती बता सकते हैं, वे कांग्रेस को मरी हुई पार्टी बता सकते हैं, वे अशोक गहलोत और भजनलाल दोनों में मिलीभगत बता सकते हैं, कभी वे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में मिलीभगत बता सकते हैं। यह राजनीतिक मायने हैं, ये राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक भाषण है, लोग सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके जरिए, ऐसे भाषणों के जरिए बहुत सारे वोट जुटाकर ताकत जुटा लेंगे। दरअसल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल
सरकार तो नहीं बना सकते, आरएलपी की सरकार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से नहीं बन सकती, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन हनुमान बेनीवाल यदि कुछ क्षेत्रों में निश्चित तौर पर जहां वे मजबूत हैं या और मजबूत हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में अगर वे 8 से 10 विधायक जुटा लें, यानी कि 8 से 10 विधायक अपनी पार्टी की जीत दिलाकर विधानसभा में पहुंचा दें, तो हां, वे सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए भी उन्हें जिस तरह से वे जाट राजनीति करते हैं, हालांकि उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि हम तमाम कौम को साथ लेकर चलते हैं। मैं जब आंदोलन करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि किस जाति का व्यक्ति है, और मैं हर जाति के लिए आंदोलन करता हूं, ये कहना अच्छा लगता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल पर छाप लग रही है जाट लीडरशिप की, और वहां भी समस्या एक है कि हनुमान बेनीवाल जाट लीडर के रूप में युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन वे जब मंच पर चढ़ते हैं तो बाकी जाट नेता उनके निशाने पर होते हैं। मारवाड़ में दिव्या मदेरणा पर जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधा, क्या लोग भूल गए? जिस तरह से हरीश चौधरी से उनकी अदावत है, जिस तरह से उम्मेदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में जाने के बाद में उनके बयान भाषण आए थे, जिस तरह से रेवंत राम डांगा, जिस तरह से ज्योति मिर्दा, इस तरह से जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा, यानी कि जाट नेताओं पर निशाना साधकर एक तरह से वे जाट राजनीति के सिरमौर बनना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हनुमान बेनीवाल के पीछे पूरा जाट समाज खड़ा हो जाए? इसी क्रम में जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील के खिलाफ भी वे कई बार बयान देते रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल की राजनीति पूरी तरह से जाट वोट बैंक पर टिकी है, लेकिन उनके निशाने में भी सर्वाधिक रूप से जाट नेता रहते हैं। ऐसे में अन्य जातियां कैसे कर हनुमान बेनीवाल के साथ आएंगी, और जब दूसरी जातियां साथ नहीं आएंगी तो फिर आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी? हालांकि यह सत्य है कि हनुमान बेनीवाल ने 2 विधायक अनुसूचित जाति के जिताकर विधानसभा में भेजे थे, लेकिन वह सिर्फ एक बार ही हो पाया, उसके बाद नहीं हो पाया। सांसद के रूप में खुद जीते जरूर, लेकिन एक बार कांग्रेस ने जिताया, एक बार भाजपा ने जिताया। आज भी इंडिया गठबंधन के ही सांसद हैं। अकेले दम पर वे चुनाव लड़े जरूर, और तीसरे नंबर पर रहे नागौर से, और बिना गठबंधन के वे चुनाव खुद जीत कर जाएं, यह क्या संभव है आज के दौर में, जबकि वे कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेताओं को निशाने पर लेते रहे हैं? चाहे वे वसुंधरा राजे हो, चाहे वे भजनलाल शर्मा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे ज्योति मिर्दा हो, चाहे दिव्या मदेरणा हो, चाहे हरीश चौधरी हो, यानी कि तमाम नेताओं पर निशाना वे साधते हैं। ऐसे में बिना गठबंधन के अकेले दम पर क्या खुद सांसद बन सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि 2018 में जब आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह पार्टी 7 साल लंबा समय खींच जाएगी। इससे पहले आप देखिए, जिन बड़े नेताओं ने पार्टियों का गठन किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी का गठन किया, 3 विधायक भी जीते, उनकी पत्नी मंत्री भी बनी, वे सांसद निर्दलीय भी जीते, बहुत सारे फैक्टर थे। और किरोड़ी लाल मीणा का कद उस समय जब उन्होंने पार्टी का गठन किया था, हनुमान बेनीवाल से कहीं बड़ा था, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी लंबे समय तक पार्टी को नहीं खींच पाए और पार्टी को खत्म करके खुद वापस भाजपा में शामिल हो गए। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कहानी है। फिर आप बात करिए, घनश्याम तिवारी बहुत बड़े नेता थे, वसुंधरा राजे के साथ में अदावत हुई, वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चेबंदी करी, बाद में भाजपा छोड़ी और पार्टी का गठन किया। पार्टी का गठन किया तो खुद 15,000 वोटों पर सिमट गए, और जगह उनके उम्मीदवार वोट के लिए तरस गए, और आखिरकार हम घनश्याम तिवारी को अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। बाद में कांग्रेस से वापस भाजपा के अंदर चले गए, जहाँ के वे मूल रूप से थे, और अब वे राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि वे भी बहुत बड़े नेता थे। सामाजिक न्याय मंच याद होगा आपको, देवी सिंह भाटी जैसे बड़े नेता उस सामाजिक न्याय मंच से, उसमें ब्राह्मण और राजपूत और अपर कास्ट का एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया गया। पूरे राजस्थान में चुनाव लड़वाए गए, लेकिन नतीजा क्या रहा? सामाजिक न्याय मंच के पास में वोट नहीं आए, और इतने बड़े नेता होने के बाद वह पार्टी समट गई, और देवी सिंह भाटी फिर भाजपा के अंदर शामिल हो गए। यह कहानी उन नेताओं की है जिन्होंने कहीं कोशिश की पार्टियां बनाकर आगे बढ़ने की, लेकिन फेल हो गए। इस मामले में हनुमान बेनीवाल मजबूत निकले कि 2018 में उन्होंने पार्टी का गठन किया, और आज 2025 है, यानी कि 7 साल से निरंतर ना सिर्फ उनकी पार्टी चल रही है, बल्कि वे चाहे जहां जिस क्षेत्र में
भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। 1,50,000 लोगों की रैली चाहे जयपुर में करनी हो, चाहे मारवाड़ में, बाड़मेर में करनी हो, जोधपुर में करनी हो, नागौर में करनी हो, सीकर में करनी हो, और बीकानेर में स्थापना दिवस मनाया तो भीड़ वहां भी अच्छी खासी जुटी। यानी कि हनुमान बेनीवाल की एक ताकत यह है कि हनुमान बेनीवाल के पीछे भीड़ है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उस भीड़ का आधा हिस्सा वह है जो हर जगह हनुमान बेनीवाल मैनेजमेंट के जरिए ले जाते हैं, लेकिन यह मैनेजमेंट होना भी कोई छोटी बात तो नहीं है। हालांकि टैग वही है कि वे जाट राजनीति करते हैं, उनके पीछे जो भीड़ है वह जाट लोगों की है, जाट वर्ग के युवाओं की है, और एक वर्ग के साथ चलकर हनुमान बेनीवाल जो सपना देख रहे हैं वह पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में कहने को तो हनुमान बेनीवाल मुस्लिम की भी बात करते हैं, एससी की भी बात करते हैं, कई बार राजपूतों की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की भी बात करते हैं, अन्य दलों की भी बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, लेकिन बात करना एक अलग बात है और उन्हें साध कर राजनीतिक रूप से अपने साथ लाना अलग बात है। तो क्या हनुमान बेनीवाल जो 7 साल पार्टी चलाने के बाद अब आखिरी युद्ध करने निकल चुके हैं, जिसका आगाज उन्होंने किया है बीकानेर से, बीकानेर के मंच से कहा, उससे पहले 2 बार कहा कि ये मेरा आखिरी युद्ध है, मैं कोई सेमीफाइनल नहीं छोड़ना चाहता, ये उन्होंने कहा। जी हाँ, सेमीफाइनल नहीं छोड़ते भी, ये बात सही है। जब आंदोलन करते हैं तो उसके नतीजे निकलते हैं। ऐसे आंदोलन राजस्थान ने एक नहीं कई बार देखे, जब बहुत लंबे आंदोलन चल रहे होते हैं, समाप्त नहीं होते, कोई समझौता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हनुमान बेनीवाल का उन आंदोलनों में प्रवेश होता है उसके बाद आंदोलन परिणति में पहुंचता है, समझौते होते हैं और उसके बाद आंदोलन खत्म होते हैं। लेकिन सिर्फ आंदोलन होना, आंदोलन को खत्म कराना, वह भी वोट की गारंटी नहीं होता, क्योंकि टैग जो है वह टैग फिर वही है कि आप जाट लीडर के रूप में उभरना चाहते हैं, लेकिन आपके टारगेट भी दूसरे जाट नेता हैं, तो फिर जाट वर्ग आपके साथ एक साथ कैसे खड़ा हो सकता है। दिव्या मदेरणा को हराने की बात लगातार हनुमान बेनीवाल करते रहे और हनुमान बेनीवाल ने हराया नहीं हराया, लेकिन दिव्या मदेरणा हार गई तो उस क्षेत्र के उन लोगों में जो दिव्या मदेरणा के समर्थक है वे निश्चित तौर पे ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की वजह से भी हार गई। उन्होंने ताकत लगाई हरीश चौधरी को विधानसभा चुनाव में हराने की, लेकिन वे जीत गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब वे कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा अगला चुनाव जीतकर नहीं आएगा, वे कहते हैं के विश्नोई अगला चुनाव जीतकर नहीं आएगा, मैं तय करूंगा। यानी कि हनुमान बेनीवाल जो बात करते हैं वे इतनी बड़ी कर जाते हैं कि राजस्थान की पूरी राजनीति डिसाइड वे ही करने वाले हैं। तो क्या ऐसा संभव है? फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल का रास्ता बहुत कठिन भी है, लंबा भी है। 3 साल बाकी हैं। 3 साल तक अभी पार्टी को खींचकर विधानसभा चुनाव तक पहुंचाना है, और पहुंचाने के बाद में जो वे बात करते हैं कि इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी, यह तो संभव नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर 5 से ज्यादा विधायक जीत दिलवाकर विधानसभा में भेज देते हैं तो भी वे उस ताकत में आ जाएंगे जो सरकारों को झुकाने का काम कर पाए। लेकिन यह काम भी क्या बहुत आसान होगा हनुमान बेनीवाल के लिए? हालांकि हनुमान बेनीवाल की पहली जो ताकत है वह नजर अभी आने वाली है। अभी यानी कि अगले साल जब राजस्थान में पंचायत चुनाव जो संभावित हैं होना वे होंगे, तो बहुत सारी जगह पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हनुमान बेनीवाल के पास ताकत है, कुछ क्षेत्रों में यह तय है और कुछ क्षेत्रों में वे पंचायत राज चुनाव में जनप्रतिनिधि जिता भी सकते हैं और वहां चेयरमैन बनाने में, प्रधान सरपंच बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। अगर वहां प्रभावशाली भूमिका निभाने में हनुमान बेनीवाल सफल हो गए तो यह तय है कि एक नींव होती है विधानसभा चुनाव से पहले, और उसके 2.5 साल बाद में चुनाव होंगे राजस्थान में विधानसभा के। अगर पंचायत राज चुनाव में बहुत बड़ी ताकत बनकर हनुमान बेनीवाल उभर कर आ पाए तो उनका सपना जो सरकार बनाने का वह तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सरकार को बनाने बिगाड़ने के लिए उन्हें जितने विधायक चाहिए उतने विधायकों तक पहुंचने के लिए उनके लिए एक सीढ़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन सफर अभी काफी लंबा है और उस लंबे सफर में हनुमान बेनीवाल किस तरह से चलेंगे, किस तरह से लोगों को साधेंगे, किस तरह से अपने बयानों के जरिए लोगों को या अन्य नेताओं को जो नाराज वे कर देते हैं उनको कैसे साधेंगे, क्योंकि यह बहुत तय बात है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति, राजस्थान की जातिगत स्थिति, इन तमाम चीजों को बिना साधे जीत कर विधानसभा खुद का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। वहां अगर कोई नया दल जो 7 साल पुराना है, जिसके पास विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, वह अगर सरकार बनाने की बात कर रहा है तो सपने से ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी
राजनीति है, राजनीति में सपने देखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और अगर यह सपना पूरा वे करने के आसपास भी पहुंचते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।